हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके शेरी असनाफ़ हैं। इसकी जितनी किस्में बनती हैं जैसे गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, क़िता है, नज़्म है, हम्द व नात है, सबके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे पॉइंट के बारे में देखेंगे जिससे आपके सवालात बनते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्लास की जानिब। ये जो आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, ऊपर निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव मशवरा है वो भी लिखें और इसी के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। जो भी आपका, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हों चाहे बीएड के हों, उसमें शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट लिए होंगे उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है गज़ल। गज़ल किसको कहते हैं? गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। गज़ल क्या है? सबसे मकबूल सिन्फ गज़ल होती है, जिसका हर एक शेर के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा है कि शेर किसको कहते हैं। हर एक शेर एक मानवी इकाई की हैसियत रखता है। ईजाज़ व इख्तिसार उसकी खूबी है। ईजाज़ इख्तिसार कहते हैं कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा माना अदा करना। ऐसे अल्फाज जो कि छोटे हों लेकिन उसके माने उससे मुराद जो है ज़्यादा हो, ठीक है, उसको ईजाज़ व इख्तिसार कहते हैं। इसी के साथ रदीफ़ व काफ़िया। रदीफ़ व काफ़िया के बारे में हमने पढ़ रखा है कि आपके काफ़िया पहले आते हैं, उसके बाद जो आते हैं हम वज़न, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उसको देख लें ताकि आपका सारा शेर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको पता है कि आपके जो असनाफ़े अदब में नज़्म वाला पार्ट है, यानी जो पोइट्री वाला है, वो सबसे मुश्किल माना जाता है। आज हम सारे सिन्फ़ों को देखेंगे। अब देखिए, ये गज़ल आपके लिए रखी गई है, इसको आप लोग देख लें ताकि एक अंदाज़ा मिल जाए। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुज़रें जो दिल में ठान लेते हैं। जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देख कर जिस तरह माना जान लेते हैं। तुझे घाटा न होने देंगे कारोबार उल्फत में, हम अपने सर तेरा ए दोस्त हर एहसान लेते हैं। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। देखिए ये शेर आपने देखा, एक मरतबा तारीफ दोबारा देख लें। इसमें क्या कहा गया था कि हर शेर एक मानवी इकाई की हैसियत रखता है, रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी के साथ गज़ल, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने इसको पढ़ लिया है, कुछ इसके पॉइंट को देखते हैं आगे। गज़ल का पहला शेर, गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। अब सवालात बन सकते हैं कि मतला किसको कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है। जैसे इसमें बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आपका मतला हो गया। क्या हो गया? मतला हो गया। आगे क्या कहा गया? जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, ठीक है। देखिए, आहट जान लेते हैं पहचान लेते हैं, तो ये जान और पहचान दोनों क्या काफिया हो गए, और लेते हैं क्या है? रदीफ है।
देखिए सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं। आगे क्या कहा गया, अगर मतला के बाद वाले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। हुस्न मतला किसको कहते हैं, यानी मतला के बाद वाले जो हैं वो भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसमें उसे हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रदीफ आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए हुस्न मतला इसको नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं क्या है। आम तौर पर शायर गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस पेश करता है, उसे मक़ता कहते हैं। पूछ सकते हैं कि मक़ता किसको कहते हैं। शेर के आखिर में, आखिरी लाइन में, आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। जैसे इसमें देखिए, फ़िराक़ अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। तो फ़िराक़ क्या है, ये फ़िराक़ गोरखपुरी एक शायर है, ठीक है, तो इन्होंने अपना तखल्लुस पेश कर दिया। तो इस तरह से शायर कोई भी आपकी गज़ल है उसके आखिर में अपना तखल्लुस पेश करता है। ठीक है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर वो शाह बैत कहलाता है या बैतुल गज़ल। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं कि मतला किसको कहते हैं, हुस्न मतला, मक़ता किसको कहते हैं, शाह बैत किसको कहते हैं, बैतुल गज़ल किसको कहते हैं। अब हम दूसरी सिन्फ देखते हैं। दूसरा क्या है, कसीदा। ठीक है, कसीदा शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी की तारीफ़ या मजम्मत, क्योंकि कसीदा क्या है, अक्सर बादशाहों के दरबारों में पहले कसीदा कहने का रिवाज था। तो बादशाह की शान में, उसकी बड़ाई में जो शायर होते थे कसीदा कहते थे, उनको इनामात से नवाजा जाता था। और जो बादशाह के ख़िलाफ़ रहते थे, जो अपोजिशन पार्टी होती थी, उनकी वो लोग मजम्मत में शेर कहते थे। ठीक है, तो कसीदा का चलन यहाँ से पैदा हुआ कि तारीफ़ व मजम्मत की जाती है। इसमें तख़य्युल की पाबंदी, यानी जो ख़याल, जो इमेजिनेशन, उसकी पाबंदी की जाती है। और मुबालगा आमेज़ी, यानी मुबालगा, इसमें कोई भी किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तारीफ़ करना है तो खूब ज़्यादा मुबालगा आराई होगी, इसी के साथ मजम्मत है तो उसमें भी खूब ज़्यादा मुबालगा आराई की जाती है। बुलंद आहंगी या बुलंद आहंगी और पुरशिको अल्फाज का इस्तेमाल इसकी खूबी है। जो आहंगी यानी जो अल्फाज सजाए जाते हैं बहुत ही बुलंद होते हैं, और पुरशिको यानी बहुत ही अच्छे अल्फाज को इसमें चुन करके पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम एक कसीदा देख लेते हैं। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। ठीक है, ये बादल के ऊपर जो है कसीदा कहा गया है। ठीक है, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा उछल। ठीक है, बर्क यानी बिजली, सबा यानी पूर्वा हवा जो सुबह के वक्त बहती है, सुबह के टाइम चलती है। सबा गंगा उछल, खबर उड़ती हुई आती है महाबन में अभी कि चले आते हैं तीर्थ को हवा पर बादल। ना फूला 8 पहर में कभी 2-4 घड़ी, 15 रोज हुए पानी को मंगल मंगल। कभी डूबी कभी अच्छी मह नौ की कश्ती, बहर अखज़र में तलातुम से पड़ी है हलचल। ठीक है, तो इस तरह के आशार इसमें पेश किए जाते हैं। इसमें क्या हमें देखना है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्योंकि हर एक शेर की अगर हम तशरीह करेंगे तो क्लास लंबी होती जाएगी। हमें ऐसे पॉइंट को देखना है कि जिससे सवालात आपके बनते हैं। हयात के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। पूछ सकते हैं कि कसीदे की कितनी किस्में हैं। एक खिताबिया कसीदा। खिताबिया कसीदा ऐसा होता है जिसमें स्पीच यानी खिताब दिया जाता है। एक कसीदा बराह रास्त मदह या ज़म, मदह मतलब तारीफ़ करना और मजम्मत मतलब किसी की ऐबजोई करना, ठीक है, से शुरू होता है। तमहीदिया, एक कसीदा असल मौजू से शुरू होता है। इसमें पहले तमहीद के तौर पर कुछ अशार शामिल होते हैं। तमहीद यानी अशार के स्टार्टिंग में कुछ अशार शामिल किए जाते हैं। आगे क्या है, मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। एक मदहिया बताया गया जिसमें आप तारीफ़ करते हैं, जिसमें किसी की तारीफ़ की जाती है। हिजोइया जिसमें किसी की मजम्मत की जाती है। ठीक है, आगे क्या है, कसीदा के कुछ अज्जा होते हैं। पहला क्या है, तशबीब। शायर तमहीद के तौर पर अशार कहता है, उसे तशबीब कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, गुरेज।
وہ شعر جو تمہید و مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدح کیا ہے؟ مدح میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، اس تعریف میں اس کے جاہ و جوال، عدل و انصاف، شجاع و سخاوت، علم و فضل وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن طلب، شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے اعزاز و اکرام حاصل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی تعریف کرے گا تو کچھ ایسے اشعار بھی کہے گا تاکہ وہ اس کو انعامات زیادہ دے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا ہے؟ قصیدے کے آخر میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور دراز عمر کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ قصیدہ کے سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مرثیہ۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ لفظ رسا سے بنا، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے رونا، آہ ہوا بکا کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی جو دنیا میں نہیں رہتا اس کے اوصاف بیان کر کے مرثیے کہے جاتے ہیں۔ اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار، یعنی جو اچھی اچھی خوبیاں ہیں اس کو اس مرثیے میں پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے لیے مسدس کی ہے، مسدس مطلب 6 شعر، 6 لائن کے شعر ہوتے ہیں۔ مسدس کی حیثیت مخصوص ہے جس نظم میں واقعات کربلا کو کہ پتہ ہے واقعات کربلا میں بہت زیادہ مرثیہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ کربلا واقعہ آپ کو یاد ہی ہے کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، اس پہ جو ہے کربلا کے میدان میں اس پہ بہت سارے مرثیے کہے گئے، ٹھیک ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں جدید دور میں کوئی بادشاہ، کوئی ان کے پیر گزرے ہیں، اس پر بھی شعراء نے مرثیے کہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرثیہ دیکھ لیتے ہیں۔ چلائے بصد غم میرے بھائی میرے بھائی، یعنی کوئی شاعرہ ہے یا کوئی شاعر ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کے غم میں وہ کچھ مرثیہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرثیہ کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب کیا ہے؟ مرثیہ آپ نے دیکھ لیا، اب ہم مثنوی دیکھتے ہیں۔ مثنوی کس کو کہتے ہیں؟ مثنوی لفظ ثنا سے بنا ہے جس کے لغوی معنی 2 کے ہیں، یعنی 2 کے، ٹھیک ہے۔ مثنوی مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قافیہ مطلب یعنی آخر سے پہلے جو ہے اس میں وزن ایک جیسا پایا جاتا ہے، اور ہر ایک شعر کا قافیہ بالعموم الگ ہوتا ہے، اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نمونہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں گلے چی کا جو اب پتہ ملا ہے، گلے چی یعنی جو پھول کو چننے والا، جس کو آپ مالی کہہ سکتے ہیں، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے، پتہ ملا ہے گل کھلا ہے، تو دیکھیے ملا کھلا یہ کیا ہے؟ قافیہ، وہی کہا جا رہا ہے۔ او باد چمن چمن خراما، یعنی او بکاولی پریشان، تو خراما پریشان دونوں کا قافیہ ردیف ایک ہے۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتے آتے آئی، اب آئی کیا ہے؟ ردیف ہے، دونوں کا ردیف ایک ہے۔ دیکھا تو خوشی سے چہچہے تھے، دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گلے چیں یعنی پھول کو چننے والا مالی کے شگوفے کھل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ شگوفے یعنی جو کلی، گلے بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، گلے بانگ، ٹھیک ہے۔ گلے بانگ مطلب جو پھول کی آواز لگانے والے، مطلب چہچہانے والی چڑیا۔ گلے باغ جہاں تھا جو جہاں تھا، زنا تھا جو جہاں تھا،
ایک ایک ہزار داستاں تھا، جہاں داستاں، اب دیکھیے قافیہ بھی ہے اور تھا ردیف بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم رباعی کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہوتی ہے۔ رباعی کا مطلب 4، رباعی کا مطلب 4 یعنی 4، رباعی 4، اس کا پہلا مصرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا اور چوتھا، پہلا اے ہے چوتھا اے ہے۔ دیکھیے 4 اس میں 4 لائن پائی جا رہی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کیا کہ حیات جاویدانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، اے بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے، جاویدانی کیا ہے، زندگانی کیا ہے۔ دیکھیے قافیہ اور ردیف دونوں پہلے اور چوتھے، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ اور رباعی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ رباعی کا چوتھا مصرع بہت پرزور ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے مضامین جیسے فلسفہ، اخلاق، رندی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، سرمستی، رندی سرمستی دونوں سینونیمز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ مذہب و تصوف، وعظ و پند، حسن و عشق کے علاوہ شاعر کے تجربات، مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے قطع، قطع معنی ٹکڑا ہوتا ہے، قطع کے لغوی معنی کسی شے کے ٹکڑے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مضمون کا مسلسل بیان ہو، اس میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ قطع میں کم سے کم کتنے، 2 شعر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب قطع کے بارے میں کچھ اور چیزیں جان لیتے ہیں۔ عام طور پر اس میں مطلع نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، مطلع نہیں ہوتا، یعنی جو شروع کے اشعار، ٹھیک ہے۔ شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، دوسرا مصرع کیا ہوگا، ہم قافیہ ہوگا۔ اس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک ہی کیفیت یا خیال بیان کرتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثال لے لیتے ہیں قطع کی۔ دھوپ اور مینا، ہلکی ہلکی فوار کے دوران میں، وقعتاً سورج جو بے پردہ ہوا، ٹھیک ہے، میں نے جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اب دیکھیے بہت ہی اچھے قطعے کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں نظم کے بارے میں۔ کس کے بارے میں دیکھیں گے، نظم۔ نظم شاعری کے اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیال کیا، اظہار خیال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی موضوع پہ پوری نظم میں ایک ہی موضوع پایا جائے گا، ایک ہی تجربے کا بیان ہو، اب یا کوئی تجربہ ہے اس کا بیان ہوتا، یا ایک ہی واقعہ، کوئی واقعہ ہے اس کو نظم میں کہا گیا۔ نظم کے سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت، یعنی پورے نظم میں ایک ہی خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہر نظم کا کوئی عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نظم ہم دیکھ لیتے ہیں، شعاع یعنی سورج کے اوپر ہے ایک نظم۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو اے پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے رحمی ایام، نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نا مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام۔ ٹھیک ہے، یہ سورج کے اوپر نظم کہی گئی ہے، سب کا موضوع ایک ہے، یعنی سورج کے بارے میں چیزوں کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک پابند نظم، وہ نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصول کی پابندی، یعنی اس میں قافیہ و ردیف اصول کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔
मुअर्रा, मुअर्रा मतलब कोई नंगा होना, खाली होना। वो नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आज़ाद नज़्म। क्या है? आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, उसके अरकान बहर में कमी व बेशी हो सकती है, उसी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। नसरी नज़्म क्या होता है? ये नज़्म छोटी बड़ी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी और ना बहर व वज़न की। आजकल के बहुत सारे शुआरा वदबा ने आज़ाद नज़्म की है, यानी उस पर कोई पैरामीटर यानी कोई काफ़िया रदीफ़ नहीं पाए जाते। इसी के साथ नसरी नज़्म का चलन आजकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब नज़्म ही का एक पार्ट हिस्सा है हम्द व नात। बहुत आप सुनेंगे हम्द है, नात है। तो अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म, यानी अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हम हम्द कहते हैं, जिसमें अल्लाह के औसाफ को बयान किया गया हो। सरवरे कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखे जाने वाली नज़्म को हम नात कहते हैं। इस फ़र्क को आप जहन में रखिएगा कि नज़्म और हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो आज की क्लास जो कि असनाफ़ नस्र, बहुत ही मुश्किल टॉपिक, बहुत ही मुश्किल माना जाता है। हम एक छोटी सी वीडियो में सारे सिंफों को हमने कवर कर लिया। इससे सवाल चाहे टेट में आए चाहे टीजीटी पीजीटी में, इंशाल्लाह सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जाते जाते जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके जाएं। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगली क्लास में नए टॉपिक, नए मज़मून के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।